हेलो दोस्तों, इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 29 मई से लेकर 3 जून 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये आपको कुछ हाईलाइट्स दिख रहे होंगे, ऐसे ही मज़ेदार करंट अफेयर्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को ये नियुक्त किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। दैट मीन्स केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और ये द्रौपदी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं अभी प्रेजेंट में, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है और ये राष्ट्रपति भवन में इनको शपथ दिलाई गई है। और ये जो हैं असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के ये IAS ऑफिसर ये रह चुके हैं और इन्हीं को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का ये आयोजन किया गया था और इसमें जो विजेता रहा है ये मैक्स वेस्टरपेन जी के द्वारा ये जीता गया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। और दूसरे स्थान में जो रहा है एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो, ये दूसरे स्थान पे रहा। और तीसरे स्थान पे जो है ये अल्पाइन के एस्टेबन ओकन जी ये तीसरे स्थान पे ये रहा है। तो ये ध्यान में रखें कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किनके द्वारा जीता गया है? ये मैक्स और स्टेपन जी के द्वारा जीता गया। और ये जो हैं ये 2021 में भी इनके द्वारा जीता गया था, 2022 में भी जीता गया था और ये 2023 का भी इन्हीं के द्वारा जीता गया। और ये लगातार तीसरी बार ड्राइविंग चैम्पियनशिप इनके द्वारा जीता गया है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, मो घर योजना जो है ये उड़ीसा में ये नवीन पटनायक जी के सरकार के द्वारा ये योजना लाया गया है, जिसमें जो है 4 लाख परिवारों को ये घर का जो ये योजना है वो दिया जाएगा। और इसमें जो है 2 वर्षों में 2150 करोड़ रुपये की खर्च ये किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो ये है काफ़ी डेवलपमेंट वाला काम उड़ीसा में किए जाते हैं। वहाँ पर मो बस योजना जो चलती है, जो कि काफ़ी सस्ते रेटों में वहाँ पर शहरी बस योजना वहाँ की है, ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियन जो है 2023 का ये आयोजन किया गया था और इसमें जो है हमारे इंडियन अमेरिकन जो हैं देव शाह जी के द्वारा ये जीता गया है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियनशिप। और ये जो है फ्लोरिडा के 14 वर्ष 8वें ग्रेड के हैं, जो कि जिनके द्वारा सेमोफिल शब्द का ये सही स्पेलिंग इनके द्वारा उच्चारण किया गया था। और ये जो है 95वां स्पेलिंग बी और 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार इनके द्वारा ये जीता गया है। इसको कैलकुलेट कर लें इंडियन रुपीज़ में कि कितना जीता गया है, 70 या 75 कुछ ये करके रेट अभी चल रहा है इंडियन रुपी और अमेरिकन डॉलर का है, तो इसके हिसाब से देख लें कि कितना इसको मिला होगा। नेक्स्ट है नई पुस्तक। ये पुस्तक का नाम क्या है? ये पुस्तक का नाम है नालंदा और इसके लेखक जो हैं ये अभय के जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, नालंदा नामक ये पुस्तक है। और ये जो है अभय के, इनको सार्क साहित्य पुरस्कार 2013 में इनको दिया गया था। तो ये पुस्तक का नाम याद रखें। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? अभय के जी के द्वारा ये लिखा गया है, क्योंकि बुक और ऑथर से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न SSC वगैरह एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक जो है ये आयोजित की जाएगी। और ये कहाँ पर ये आयोजन होगा? ये गोवा भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो बैठक जो है ये 19 से लेकर 22 जुलाई 2023 तक की ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। और ये 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय ये बैठक है और इसका विषय जो रखा गया है ये एक साथ स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना इसका विषय रखा गया। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखें। अगला है CII, दैट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये R दिनेश जी को ये नियुक्त किया गया है CII के अध्यक्ष के रूप में। अब CII होता क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दैट मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है ये हमारे देश के जितने भी इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, उसकी देख रेख करता है, उसके अनुसार वो कानून वगैरह बनाता है। तो ये इसी के द्वारा किया जाता है। और इसके अभी के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं ये R दिनेश जी को नियुक्त किया गया है और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं ये चंद्रजीत बनर्जी के द्वारा
ये मतलब ये डायरेक्टर जनरल है CII के, और इसको बनाया गया था 1895 में इसको बनाया गया था CII को। और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। तो ये CII से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट जानते हैं 75वीं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस ये मनाई गई, और ये कब मनाई गई? ये 29 मई को ये मनाई गई 75वीं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। और इस वर्ष का जो ये विषय रखा गया था, ये पीस बिगिंस विद मी, ये इस वर्ष का ये विषय रखा गया, जो कि 75वीं वर्षगांठ के रूप में इस बार मनाया गया 75वीं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, ये 2 जून को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो यौन कर्मियाँ होते हैं उनको सम्मान करना और उनकी अक्सर शोषित कामकाजी परिस्थितियों को पहचानना इसका उद्देश्य रखा जाता है। मतलब उसका जो इंडिपेंडेंस हो उसको, ये सभी चीज़ों को ये डिस्कस करता है। जो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे है उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने का ये काम करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि ये प्रत्येक साल 31 मई को ये मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये इस साल की 2023 की ये थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे की। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है? ये जय कुमार S पिल्लई जी को ये नियुक्त किया गया है IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में। और ये जो है ये 3 साल के लिए ये चुने गए हैं। तो ये पूरा जो 3 साल का जितना भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये प्रश्न बन सकता है। तो इसको जैसे भी करके इसको याद कर लें, जय कुमार S पिल्लई जी को, जो कि IDBI बैंक के ये उप प्रबंध निदेशक ये चुने गए हैं। अब ये IDBI बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 1964 में ये बनाया गया था, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से मतलब ये जाना जाता है, जो कि इंडस्ट्री जितने भी सेटअप किए जाते हैं उनको ये सस्ते रेट में ये लोन प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह, इसका ये काम है इस बैंक का। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में सिचुएटेड है। और इसके चेयरमैन अभी प्रेजेंट में है ये MR कुमार जी, अभी प्रेजेंट के चेयरमैन है। और MD और CEO जो है ये राकेश शर्मा जी IDBI बैंक के MD और CEO हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो IDBI बैंक से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ, दैट मीन्स 6,810.40 करोड़ ये इस साल ये अर्जित किया है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत ये काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर ये नोएडा में सिचुएटेड है। और इसको बनाया गया था 1959 में इसको बनाया गया था। और अभी प्रेजेंट में इसकी जो चेयरमैन और MD हैं ये डॉक्टर रंजित राथ जी अभी इसके MD और चेयरमैन हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग ये कंपनी है, जो कि इसका इस साल का जो वित्त वर्ष 2022-23 में ये सबसे ज़्यादा ये शुद्ध लाभ ये प्राप्त किया है, जो कि 6,810.40 करोड़ ये दर्ज किया गया है इसके द्वारा। तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। अब नेक्स्ट जानते हैं वीर सावरकर की 140वीं जयंती ये मनाई गई। और ये कब मनाई गई? ये 28 मई को ये मनाई गई। 28 मई 2023 को ये 140वीं जयंती के रूप में ये मनाया गया वीर सावरकर जी का। और इनका जन्म जो हुआ था ये 28 मई 1883 को इनका जन्म हुआ था। और ये जो है ये कार्यकर्ता, लेखक, राजनीतिज्ञ थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। और ये जो है महाराष्ट्र सरकार जी के द्वारा, मतलब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में ये मनाए जाने का ये फैसला भी किया गया है। और इनका निधन जो है ये 1966 में मुंबई में इसका निधन हो गया था। और ये जो है बांद्रा सरोवर वर्साव समुद्री पुल के नाम पे, मतलब वीर सावरकर के नाम पे ये पुल का नाम ये रखा जाएगा, जो कि इसका पहले का नाम था बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम ये वीर सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है महाराष्ट्र के अतुल्य वीरता के कार्य के लिए एक नया पुरस्कार भी ये घोषणा किया जा रहा है, जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार ये
दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये इनके नाम पे ये बढ़ावा मतलब करने के लिए ये सभी चीज़ें किया जा रहा है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं वीर सावरकर जी। हालांकि इनके नाम पे कई कंट्रोवर्सी अभी हाल ही फिलहाल में चल रहा था, तो वो साइड में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अहिल्या नगर, मतलब ये नाम बदला जा रहा है और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही नाम चेंज किया जा रहा है। तो ये जो है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री प्रेजेंट के हैं एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अहमदनगर जिले का नाम बदल कर ये अहिल्या नगर करने की ये घोषणा किया गया है, और ये एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। WHO की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ये नियुक्त किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में। और ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक ये जो हैं, और ये 2024 से लेकर 27 के लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा इसका योगदान रहता है। जैसे कि पेंडेमिक वगैरह हो गया, कोरोना वायरस, ये तो ये लॉकडाउन वगैरह की जो गाइडलाइंस हैं ये WHO के द्वारा ये दिए जाते थे, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारत का नया संसद भवन का ये उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे अभी प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जी हैं जो नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है नए संसद भवन की। और ये कब किया गया है, ये डेट याद रखें, ये 28 मई 2023 को ये उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के ये पुजारी भी आए थे, जो कि मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। और यह जो है नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में ये है, और ये जो प्रोजेक्ट जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और यह जो है लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखें कि कितना वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। तो ये 65,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है जो हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और इसमें जो है लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की ये जगह की ये व्यवस्था की गई है इस बिल्डिंग में। तो ये भी ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न बन सकता है SSC रेलवे वगैरह के एग्ज़ामों में, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो ये बिमल पटेल जी इनके आर्किटेक्ट हैं, इनके द्वारा ये डिज़ाइन तैयार किया गया था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। और जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग था उसका जो डिज़ाइन जो तैयार किया गया था ये सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा ये वो डिज़ाइन तैयार किया गया था, जो कि 1912 से 1913 के बीच वो डिज़ाइन तैयार किया गया था। और ये बन के जो कंप्लीट हुआ था, जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 1927 में वो बन के कंप्लीट हो गया था। तो उसे भी ध्यान में रखें, प्रश्न उससे भी बन सकता है, दोनों पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये 64,500 स्क्वायर मीटर तक ये फैला हुआ है। और इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है ये 1,224 MPs की ये सीटिंग कैपेसिटी है। और इसमें जो कॉस्ट लगा है, मतलब इसमें जो लागत लगी है इस बिल्डिंग को बनाने में, ये 970 करोड़ रुपए की ये लागत का ये बिल्डिंग बना हुआ है। और इसको बनाया गया है, मतलब कंप्लीशन 2022-23 तक ये मतलब कर दिया गया था, इस बिल्डिंग का कंप्लीट बन के रेडी हो गया था। और ये जो है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखें। इसमें कुछ एडिशनल जो दिए गए हैं, जैसे कि ये एक ग्रांड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल टू शोकेस इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज, ये सभी उसमें मेंशन किए गए हैं। एक लाइब्रेरी है, लगेज फॉर MPs, ये लॉन्ग फॉर MPs के लिए वो वहाँ पर बनाया गया है। और मल्टीपल कमिटीज रूम बनाए गए हैं, डाइनिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, एम्पल पार्किंग स्पेस इसमें तैयार किया गया है। तो ये सभी जो फीचर्स हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के, तो इसे ध्यान में रखें। ये कुछ इस तरह का दिखता है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, ट्रायंगल के शेप का, तो इसे भी देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं IIFA दैट मीन्स आईफा अवार्ड 2023 का ये घोषणा किया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, एक्टर्स, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, उन सभी को ध्यान में रखें, दिमाग में रखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो इससे प्रश्न बन सकता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईफा का,
ये होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इसका आयोजन जो है, इस साल का आयोजन ये अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये ऋतिक रोशन को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये आलिया भट्ट जी को दिया गया है। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड ये कमल हासन जी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये आर माधवन जी को दिया गया है, और इनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट्स इसकी फिल्म थी, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको दिया गया आर माधवन जी को। तो ये सभी जो नाम हैं इसको ध्यान में रखें, याद कर लें जैसे भी हो, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। और भी जैसे पुरस्कार है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरुष का पुरस्कार जो है ये बाबिल खान जी को दिया गया है, जो कि फिल्म कला के लिए। और बेस्ट डेब्यू महिला का पुरस्कार ये खुशहाली कुमार जी को दिया गया है, जो कि धोखा अराउंड द कॉर्नर के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जो है ये अनिल कपूर जी को दिया गया है, जो कि फिल्म जुग जुग जियो के लिए इनको दिया गया है। और भी काफ़ी अवार्ड्स इसमें दिए गए हैं, उनकी लिस्ट ये आपको दिख रहा होगा, इसको एक दो बार पढ़ लें। जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये दृश्यम 2 को दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन जी को, बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल में ये आलिया भट्ट को, और ये इनका जो गंगूबाई काठियावाड़ मूवी था इसके लिए ये दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा मूवी है, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं। जो इसमें जो सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनके बारे में मतलब इसमें बताया गया है। और जो है बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल मेल में दे दिया गया है, ऋतिक रोशन जी को दिया गया है। और ये इनका फिल्म जो था विक्रम वेदा के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में ये मौनी रॉय जी को दिया गया है। और भी जो ये पुरस्कार हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में ये अनिल कपूर जी को दिया गया है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में ये बता दिया हूँ। और ये बेस्ट एडेप्टेड स्टोरी ये आमिर कियान खान एंड अभिषेक पाठक फॉर दृश्यम 2 के लिए इनको दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का जो अवार्ड है ये परवेज शेख एंड जसमीत रिन फॉर डार्लिंग्स के लिए इनको दिया गया है। तो ये एक बार वीडियो को पॉज करके एक दो बार इसको पढ़ लें, या तो हो सके तो अपने बुक में या फिर कॉपी में नोट कर लें। और जो है बेस्ट डेब्यूट मेल का अवार्ड ये संतनु माहेश्वरी फॉर गंगूबाई काठियावाड़ एंड बाबिल खान को दिया गया है काला के लिए। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको एक दो बार देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं, आगे देखते हैं। ये आईफा अवार्ड है, इसी को ये दिया गया है। अगला है बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया न्यायाधीश रमेश देवकीनंदन धानुका जी को नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और ये जो है 28 मई को इनको शपथ दिलवाया गया है। वहाँ के राज्यपाल, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी के द्वारा ये शपथ दिलाया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। और जितने भी राज्यपाल हैं, मतलब जितने भी हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, उस रिस्पेक्टिव स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है 30 मई को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। मतलब ये जो है केवल 3 दिन के लिए ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं। तो इसे भी ध्यान में रखें, क्योंकि जो हाईकोर्ट में जो जजों का जो एक टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, वो होता है 62 वर्ष। अगर उम्र पूरा हो गया हो तो वो सेवानिवृत्ति हो सकता है, या तो फिर 5 साल ये कुछ रहता है इसका कार्यकाल। तो ये भी ध्यान में रखें। और जो है मद्रास उच्च न्यायालय जो है, इसके न्यायाधीश जो है न्यायाधीश VSV गंगापुरवाला जी को मतलब नियुक्त किया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। मलेशिया मास्टर 2023 का ये आयोजन किया गया था, और इसमें जो है भारतीय शटलर HS परनई जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है चीन के वेंग होंग यांग को हराकर ये BWF का ये पहला वर्ल्ड टूर खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो है परनई जी जो है ये इस समय वर्ल्ड नंबर 9 के रैंकिंग पर हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। ये हैं HS परनई जी, और इन्हीं के द्वारा मलेशिया मास्टर का खिताब ये जीता गया 2023 का। अब इसके बारे में जान लेते हैं BWF के बारे में, दैट मीन्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। इसको जो स्थापना किया गया था इसका,
1934 में इसकी स्थापना की गई थी और उस टाइम 9 सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया था, जो इसमें जो है कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सभी के द्वारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का स्थापना किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल शासी निकाय है और ये बैडमिंटन के खेलों को मतलब आयोजित करवाता है, प्रोत्साहित करता है। ये सभी काम इसका मेन काम है और इसका मुख्यालय जो है ये कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय सिचुएटेड है। और इसके अभी प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये पॉल एरिक हायर लर्सन जी अभी प्रेजेंट के अध्यक्ष है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन दैट मीन्स कावा महिला चैलेंज कप 2023 का ये आयोजन किया गया था और इसमें जो है हमारे देश के द्वारा ये जीता गया है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप। और इसका आयोजन जो है ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारत ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर ये खिताब जीता है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला चैलेंज कप, तो ये भी ध्यान में रखें। और इसमें जो है कजाकिस्तान उप विजेता रहा, मतलब ये भारत के द्वारा इसको हराया गया था। और नेपाल जो है ये तीसरे स्थान पे, उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पे, श्रीलंका 5वें, किर्गिस्तान 6ठे, मालदीव 7वें और बांग्लादेश 8वें स्थान पे इसमें रहा है, तो ये भी ध्यान में रखें क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश में इसका आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं गोवा राज्य की स्थापना दिवस जो है ये 30 मई को ये प्रत्येक साल ये मनाई जाती है। और ये जो गोवा जो बना था राज्य, जो कंप्लीट राज्य बना था, ये 30 मई 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और उसी टाइम से ये 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस ये मनाया जाता है। और ये जो था लास्ट तक मतलब 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालों के कंट्रोल में था और 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और सभी पुर्तगालियों को वहाँ से हटाया गया और गोवा को अपने देश का पार्ट बनाया गया। और मतलब उस टाइम जब इन सभी को हटाया गया ये पुर्तगालियों को, तब गोवा एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इंडिया का पार्ट था। उसके बाद जो 1987 में गोवा को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जान लेते हैं गोवा के बारे में। इसको 30 मई 1987 में गोवा का दर्जा दिया गया था और ये जो था उस टाइम 25वां राज्य का दर्जा, मतलब 25वें राज्य के रूप में वो बना था जब 30 मई 1987 को उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसकी राजधानी जो है ये पणजी में सिचुएटेड है और इसके मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में हैं प्रमोद सावंत जी हैं। और इसमें जो आधिकारिक खेल जो है गोवा का ये फुटबॉल है और आधिकारिक पशु जो है ये गौर है। और अभी प्रेजेंट की जो राज्यपाल है ये PS श्रीधरन पिल्लई जी अभी प्रेजेंट में गोवा के राज्यपाल हैं। तो ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी ये ध्यान में रखें, ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं गोवा को मैप में देख लेते हैं। ये रहा गोवा और ये जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच ये गोवा सिचुएटेड है और इधर अरेबियन सी से ये सटा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं टर्बो UPI जो है ये रेजर पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है टर्बो UPI। तो बस ये याद रखें, मतलब ध्यान में रखें कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये रेजर पे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और पिछले सप्ते ही मतलब पेटीएम के द्वारा UPI SDK लॉन्च किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किनको नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह जी को नियुक्त किया गया है राजस्थान उच्च न्यायालय, दैट मीन्स राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के रूप में इनको शपथ दी गई है। और वहाँ के जो राज्यपाल अभी प्रेजेंट में हैं कलराज मिश्रा, उनके द्वारा ये शपथ दिलाई गई है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं इंडियन प्रीमियर लीग दैट मीन्स IPL 2023 जो हुआ था उसमें जो है चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ये जीत हासिल किया गया था इंडियन प्रीमियर लीग। और इसका जो है चेन्नई सुपर किंग का ये 5वां IPL खिताब है इस बार का जो ये जीता गया है, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये जो है फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ये खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और इसका आयोजन जो है ये फाइनल वाला जो है ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये किया गया था, जो कि इस साल का IPL था। और इसमें जो है ऑरेंज कैप का जो है ये शुभम गिल जी को दिया गया है और पर्पल कैप इसमें जो है ये मोहम्मद शामी जी को दिया गया है, जो कि इनके द्वारा 17 मैचों में 28 विकेट लिया गया है, तो ये ध्यान रखें और इसी में इनको
पर्पल कैप का ये अवार्ड दिया गया है IPL 2023 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और भी चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि मोस्ट फोर का अवार्ड जो है ये शुभम गिल को दिया गया है, जो कि ये गुजरात टाइटंस के ये खिलाड़ी हैं। और कैच ऑफ द सीज़न जो है ये राशिद खान जी को दिया गया है, ये भी गुजरात टाइटन के खिलाड़ी हैं। लॉन्गेस्ट सिक्स जो है ये मतलब किसके द्वारा ये सबसे लंबा छक्का मारा गया है, तो ये फाफ डू प्लेसिस जी के द्वारा मारा गया। और ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ये खिलाड़ी हैं। और फायर प्ले अवार्ड जो है दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है। बेस्ट ग्राउंड का अवार्ड जो है ये कोलकाता ईडन गार्डन जो है ये बेस्ट ग्राउंड का ये दिया गया है। और बेस्ट पिच का जो है ये मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसको बेस्ट पिच का ये इसमें दिया गया है। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये यशस्वी जायसवाल जी को दिया गया है, जो कि राजस्थान रॉयल के ये खिलाड़ी हैं। और सुपर स्ट्राइकर जो है ये ग्लेन मैक्सवेल को दिया गया है, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के ये खिलाड़ी हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये शुभम गिल जी को दिया गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं IPL 2023 में, मतलब जो ट्रॉफी कह सकते हैं इसको, अवार्ड तो नहीं कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो IPL विनर जो टीम है, मतलब किनके द्वारा कितना बार IPL जीता गया है। तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा ये 5 बार जीता गया है, जो कि 2013, 15, 17, 19 और 2020 में ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। और चेन्नई सुपर किंग के द्वारा भी 5 बार जीता गया है। यहाँ पर ये गलती से ये 4 लिखा गया, ये 5 होगा, जो कि 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ये जीता गया है। तो ये दोनों अब बराबर में है, मतलब मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीता है और चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार IPL जीत चुका है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ये 2 बार जीता है, गुजरात टाइटंस 1 बार, सनराइजर हैदराबाद जो है ये 1 बार जीता है, जो कि 2016 में जीता है। राजस्थान रॉयल 1 बार 2018 में जीता है। और ये पहली बार, मतलब जब फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया था 2008 में, उस टाइम राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया है। और ये भी है जो कि चेन्नई सुपर किंग को ये हराकर जीता था, तो ये भी ध्यान में रखें। और डेक्कन चैलेंजर्स जो है ये चार्जर जो है ये 1 बार जीता है, जो कि 2009 में इसके द्वारा जीता गया था। और भी ये देख लें, पूरा लिस्ट दिया गया है, जो कि 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था और चेन्नई सुपर किंग को हरा के। 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीता था और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को हरा के। और 2010 में चेन्नई सुपर किंग, 2011 में चेन्नई सुपर किंग ये जीता था। ये लिस्ट को एक बार आप देख लें बस। ये जो शुरू में 2008, 9, 10 में जो जीता था और उससे का जो रनर अप जो था उसको भी ध्यान में रखें। और जो अभी 2023, 2022, 2021 ये तीनों साल का याद रखें। बाकी बीच वाला कोई नहीं पूछता है, उतना कोई डिटेल में नहीं पूछता है। तो इस बार जो 2023 का जो था ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया, जो कि गुजरात टाइटंस को ये हरा के जीता है। और 2022 में जो जीता था ये गुजरात टाइटंस जीता था, ये राजस्थान रॉयल्स को हरा के। और 2021 का जो था IPL ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया था, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के जीता गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि IPL से रिलेटेड हैं और इन्हीं से प्रश्न बन सकते हैं, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं कंबोडिया के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कंबोडिया के जो राजा हैं जिनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी, वो जो है भारत में मतलब दौरा करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए राजकीय यात्रा के रूप में आए हैं, जो कि 1963 के बाद जो है ये किसी कंबोडियाई राजा का भारत का ये पहली यात्रा ये माना जा रहा है। तो इसीलिए कंबोडिया ये न्यूज़ में है, इसको जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है कंबोडिया की ये नोम पेन इसकी राजधानी है। और कंबोडिया में ही ये अंकोर वाटा का जो मंदिर है ये कंबोडिया में सिचुएटेड है। और इसमें जो है 1953 में ये कंबोडिया जो एक देश है ये फ्रांस से ये स्वतंत्रता प्राप्त किया था, मतलब उससे पहले फ्रांस का शासन कंबोडिया में चल रहा था। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी जो है ये कंबोडियाई रियल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की जनसंख्या टोटल 1.66 करोड़ यहाँ की टोटल जनसंख्या। और यहाँ की राजभाषा जो है ये खमेर यहाँ पर बोली जाती है, तो ये भी ध्यान में रखें। ये आपको कंबोडिया मैप में दिख रहा होगा। और इसके बॉर्डर स्टेट मतलब कंट्री जो हैं ये लाओस, थाईलैंड और वियतनाम इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। और ये जो है साउथ चाइना सी इसका मतलब इस समुद्र के साथ इसका बॉर्डर मतलब छूता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है। तो ये किनको दिया गया है, ये गोवा के एक लेखक हैं जिनका नाम है दामोदर मोजो, इनको दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये
इनका नाम याद रखें। और इनकी जो कोंकणी में एक लघु कथा है, मतलब लघु कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं और आलोचक हैं और एक पटकथा लेखक हैं, जिनको ये इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और यह जो है 2008 में रविंद्र केलकर के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवावासी ये हैं, मतलब ये गोवा के दूसरे वो निवासी है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और पहले कौन थे, ये रविंद्र केलकर जी थे फर्स्ट में जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और जो गोवा से रिलेटेड हैं। और उनकी जो पुस्तक है 25वीं पुस्तक है, कोंकणी और अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुई है। और मौजो जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, मतलब इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है कार्मेलिन, को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था इनके उपन्यास में, तो ये भी ध्यान में रखें। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए ये लेखक को दिया जाता है, जो कि ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार में से ये एक है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको बोला जाता है। और इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता जो हैं ये 1965 में जिनको दिया गया था, और ये मलयालम के लेखक थे जिनका नाम है जी शंकर कुरुप। इनको दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनसे प्रश्न जो है काफ़ी बार ये पूछा गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किन को दिया गया है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिनमें से एक जी शंकर कुरुप का ऑप्शन रहता है और यही इसका राइट आंसर रहता है। और उनके जो कविता जो संग्रह हैं जिनका नाम है ओडक कुज्झल, इनके द्वारा ये मतलब इन्हीं से को ये इस पुस्तक के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना जो है ये 1961 में ये की गई थी और प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और इसके जो प्रायोजक है, मतलब इनके द्वारा दिया जाता है, तो ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड हैं, इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है। कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा जी को नियुक्त किया गया है कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में। अब नेक्स्ट जानते हैं खीर भवानी मेला 2023 का ये आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया है, ये जम्मू और कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 29 मई को ये खीर भवानी मेला ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। और यह जो मेला जो है ये कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी घाटी के जो स्थानीय लोग हैं दोनों के द्वारा ये वार्षिक उत्सव है, जो कि प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। तो ये मतलब ये उत्सव जो है ये प्रश्न बन सकता है कि खीर भवानी मेला ये किस राज्य में ये मनाया जाता है, मतलब किस यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर के इलाके में ये मनाया जाता है। पहले ये एक राज्य था, बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग करके, लद्दाख से अलग करके दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और यह जो त्यौहार जो है ये ज्येष्ठ अष्टमी में ये आयोजित किया जाता है, खीर भवानी मेला। अब नेक्स्ट जानते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा ये कर्नाटक का जो ये कालबुर्गी हवाई अड्डा जो है इसमें ये मंजूरी दे दिया गया है कि नाइट लैंडिंग सुविधा को ये डीजीसीए के द्वारा ये मंजूरी दे दिया गया है कर्नाटक के कालबुर्गी हवाई अड्डे को। तो ये भी ये ज्योग्राफी रिलेटेड प्रश्न बन सकता है कि मतलब कालबुर्गी हवाई अड्डा किस राज्य में सिचुएटेड है। तो ये कर्नाटक में ये सिचुएटेड है कालबुर्गी हवाई अड्डा। और ये डीजीसीए के द्वारा ये बोला गया है कि रात में भी वहाँ पर एरोप्लेन्स जो है वो लैंडिंग कर सकते हैं। और ये जो डीजीसीए जो है ये एक वैधानिक निकाय है जो कि भारत में नगरीय उड़ान और विनियमित करने के लिए भारत सरकार का ये एक निकाय है। और यह जो है विमान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत इसको मतलब बनाया गया था। और यह जो है इसमें देश भर में 14 क्षेत्रीय कार्यालय इसके सिचुएटेड हैं, जिसमें से मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, ये 5 क्षेत्रीय वायु सुरक्षा कार्यालय भी इसके हैं। और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और अभी प्रेजेंट के जो महानिदेशक हैं डीजीसीए के ये विक्रम देव दत्त जी हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं एससीओ के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 जुलाई को वर्चुअल एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की ये अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी,
तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स संघाई सहयोग संगठन। और इसका गठन जो है ये 15 जून 2001 में इसको गठित किया गया था, जो कि यूरेशियाई मतलब यूरोप और एशिया को मिला के ये एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। और इसका मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में सिचुएटेड है। और इसके जो सदस्य देश हैं, दैट इज मेंबर कंट्रीज जो हैं ये चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसके सदस्य देश हैं। और इसी का इस साल का जो वर्चुअल मीट जो है मतलब ऑनलाइन मीटअप किया जाएगा, उसकी जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं देवी लोक महोत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के सलकनपुर में ये इसका शुरू किया गया है, देवी लोक महोत्सव। और इसका उद्घाटन जो है ये शिवराज, जो वहाँ के मतलब मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान और वहाँ के जो सांसद हैं रमाकांत भार्गव जी मतलब इस उत्सव में शामिल हुए थे। तो ये भी ध्यान में रखें, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि देवी लोक महोत्सव किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, मतलब ये नया बने हैं, जिनका नाम है बोला अहमद टिनुबू जी के द्वारा ये शपथ लिया गया है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। और नाइजीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ये मोहम्मद बुहारी जी थे, पूर्व राष्ट्रपति नाइजीरिया के। और ये जो टिनुबू जो है ये लाओस के पूर्व गवर्नर रह चुके थे, जो अब नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ मतलब ये लिए हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल जो है ये अबूजा इसकी कैपिटल है नाइजीरिया की। और इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है ये 21.34 करोड़ इसकी टोटल पॉपुलेशन है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ की जो करेंसी दैट मीन्स मुद्रा जो है ये नाइजेरियन नायरा यहाँ की मुद्रा है नाइजीरिया की। तो ये ध्यान में रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा नाइजीरिया, इसके बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं ये बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून इसके आप मतलब पड़ोसी देश हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा क्षुद्र ग्रह बेल्ट दैट मीन्स जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो सिचुएटेड है, इसका पता लगाने के लिए इनके द्वारा 13 साल की अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है MBR एक्सप्लोरर को भेजने की ये घोषणा की गई है UAE के द्वारा। तो ये ध्यान में रखें। UAE की जो राजधानी जो है ये अबू धाबी में ये सिचुएटेड है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में हैं ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के अभी प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है ये दिरहम यहाँ की यूज की जाती है, जो कि काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का मुद्रा वहाँ पर क्या चलती है। तो ये दिरहम वहाँ की मुद्रा चलती है। अब नेक्स्ट जानते हैं ये UAE का ये मैप आप देख सकते हैं, जो कि पर्शियन गल्फ से ये मतलब टच करता है इसका जो कोस्ट इलाका है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके जो बॉर्डर स्टेट मतलब कंट्रीज़ हैं ये ओमान और सऊदी अरेबिया से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं तेलंगाना के बारे में। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि तेलंगाना के द्वारा ये मतलब सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि सभी ज़िलों में तेलंगाना के नशा मुक्ति केंद्र खोलने की ये घोषणा की गई है। मतलब जितने भी शराबी वगैरह हैं अगर उनको शराब छुड़वाना है तो वो प्रत्येक ज़िलों में वो नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर खोला गया है वहाँ पर जाके आप वहाँ पर आपको कुछ परामर्श दिए जाएंगे वगैरह वगैरह दिए जाएंगे शराब छुड़ाने से रिलेटेड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी जो है तेलंगाना की ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। और ये तेलंगाना के भी प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री जो हैं ये के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ की राज्यपाल जो है ये तिमिलिसाई सौंदर राजन जी यहाँ की प्रेजेंट की अभी राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो राज्य पशु है ये चित्तल है। और ये जो तेलंगाना राज्य का जो गठन जो है ये 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश राज्य से मतलब अलग करके इसका गठन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसकी जो सीमाएं जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से ये लगती है। तो ये तेलंगाना आप देख सकते हैं, ये तेलंगाना यहाँ पर बीच में दिख रहा होगा। और इसकी बॉर्डर स्टेट जो है ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से मतलब इसका बॉर्डर शेयर होता है। मतलब टोटल 4 स्टेट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। और ऐसा प्रश्न बनता है कि तेलंगाना जो है ये कोस्टल स्टेट है या फिर
लैंडलॉक स्टेट है। तो ये क्या है, ये एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इसका जो बॉर्डर जो है ये समुद्र के साथ टच नहीं करता है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 ये दिया गया, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रिनल को दिया गया है ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, ऑप्स क्लीन, ये जो है ऑप्स क्लीन एक मिशन है जो कि पंजाब पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ऑप्स क्लीन, और इसमें जो है इसका मेन मिशन क्या है कि जो नशीली दवाएं जो है वहाँ पर जो बिक्री की जाती है, उसका तस्करी किया जाता है, उसको रोकने के लिए ये पंजाब पुलिस के द्वारा ऑप्स क्लीन ये लॉन्च किया गया है। और जो संचालन मतलब पंजाब पुलिस के जो महानिदेशक हैं पंजाब गौरव यादव के द्वारा ये किया गया, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, नौसेना आयुध के महानिदेशक किनको बनाया गया है, ये बनाया गया है श्री पी उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में, जो कि ये जो है 1987 बैच के ये अधिकारी ये रह चुके हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, विश्व दुग्ध दिवस जो है ये प्रत्येक साल ये 1 जून को ये मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, और जो इस वर्ष का जो विषय रखा गया है एन्जॉय डेयरी, इस वर्ष का ये विषय रखा गया है। और ये जो वर्ल्ड मिल्क डे जो है ये 2001 से ये प्रत्येक साल 1 जून को ये मनाया जाता है, और इसकी जो घोषणा मतलब स्थापित किया गया था ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, मतलब ये डिसाइड किया गया था कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाएगा पूरे विश्व में। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, इसकी स्थापना जो है ये 16 अक्टूबर 1945 में इसको स्थापित किया गया था, और इसमें जो है टोटल 195 सदस्य मतलब देश शामिल है, जिसमें से 194 देश और एक यूरोपीय संघ जो है मतलब यूरोपियन यूनियन है वो पूरा शामिल है, और इसको मिला के टोटल 195 सदस्य इसमें शामिल है। मतलब अगर देश देखा जाए तो उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश इसमें इस यूनियन में सम्मिलित हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये रोम इटली में सिचुएटेड है, और इसके महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यू, अभी प्रेजेंट के महानिदेशक हैं FAO के, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा MH-60R हेलीकॉप्टर को INS विक्रांत पर ये पहली बार ये लैंडिंग किया गया है। तो जो भारतीय नौसेना है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसके अभी प्रेजेंट के नौसेना जो अध्यक्ष हैं ये एडमिरल R हरि कुमार जी हैं, तो इनका नाम ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO नियुक्त किए गए हैं, तो ये किनको नियुक्त किया गया है, ये के कृति वासन जी को नियुक्त किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट मीन TCS के CEO के रूप में। और ये किसका काम क्या है, ये मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह SSC रेलवे वगैरह का जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है ये इसी के द्वारा मतलब कंडक्ट करवाया जाता है। जो आयन डिजिटल जोन जो होते हैं TCS सेंटर्स जो होते हैं ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो कि एक सूचना दैट मीन्स IT सेवा फार्म है ये TCS, और इसी के CEO भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, SECI सेकी के प्रबंध निदेशक ये बनाए गए हैं, ये अजय यादव जी को बनाया गया है सेकी के प्रबंध निदेशक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है सेकी का फुल फॉर्म। और इसका स्थापना जो है 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दैट मीन्स न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, जो कि भारत सरकार का ये एक अंग है। अब कुछ MCQs को जान लेते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQ हैं, क्योंकि ये पूरे वीक का ये करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस कर दिया है। अब MCQs कुछ रहेंगे उसे भी आप देख लें, मतलब इसी टाइप का आपको प्रश्न एग्जामों में देखने को मिलेगा, तो MCQ को देखना ना छोड़ें। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट बिगेन द सर्वे ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस आफ्टर बिहार, मतलब बिहार के बाद किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये OBC का जो मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये सर्वे किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया A में उड़ीसा, B वेस्ट बंगाल, C केरला, D तमिलनाडु। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है उड़ीसा के द्वारा किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है OBC क्लासेस मतलब OBC कास्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी का सर्वे किया जा रहा है। और ये पहला सर्वे जो है ये बिहार में किया गया था, और दूसरा सर्वे ये किया जा रहा है उड़ीसा में किया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न को देख लेते हैं, माही
बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, या फिर यूनियन टेरिटरी। जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है ये किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में ये किया जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में इस योजना को ये बनाया जा रहा है, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह प्लेसेस इन न्यूज़ में ये क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच कंट्री होस्टेड द पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, मतलब किस कंट्री के द्वारा ये मेज़बानी की गई थी पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में यूएसए, बी जर्मनी, सी यूक्रेन, डी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? ये किया गया है जर्मनी के द्वारा ये आयोजित किया गया है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जो ये हाल ही में किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट 2023, मतलब किसके द्वारा चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में IMF, बी में दिया गया ADB, सी में दिया गया WEF और डी में दिया गया AIIB। तो ये किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज किया जाता है, और ये 2023 का भी इसी के द्वारा रिलीज किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है ये किस संस्था से ये संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी WEF और डी में दिया गया ADB, दैट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये किस इंस्टीट्यूशन से ये रिलेटेड है? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ये रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक से ये रिलेटेड है, जो कि हाल ही में ये खबरों में था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट, मतलब किस विभाग के द्वारा ये स्वच्छता पखवाड़ा जो कार्यक्रम है ये प्रबंध किया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, सी में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन और डी में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये किसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये मतलब मैनेज किया जाता है? ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा ये मतलब प्रबंधन किया जाता है जो स्वच्छता पखवाड़ा है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, फ़खर जमान हु वाज नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ विच कंट्री, मतलब ये किस देश का ये खिलाड़ी है जिनको मतलब ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ये अवार्ड दिया गया था। तो इसमें दिया गया है ए में इंडिया, बी में पाकिस्तान, सी में दिया गया है बांग्लादेश और डी में दिया गया है UAE। तो ये कौन से देश का ये खिलाड़ी है फ़खर जमान? ये है पाकिस्तान का खिलाड़ी जिसको हाल ही में ये ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ये अवार्ड दिया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं ये दिया गया था मंथ ऑफ अप्रैल के महीने में ये दिया गया था, अप्रैल महीने के मंथ का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये दिया गया था ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, और ये फ़खर जमान जी को दिया गया था जो कि एक पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सत्यभामा दास बीजू हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन, मतलब ये जो सत्यभामा दास बीजू जी हैं ये किन से रिलेटेड हैं। तो इसमें दिया गया ए में स्पोर्ट्स पर्सन, बी में बायोलॉजिस्ट, सी में दिया गया पॉलिटिशियन और डी में दिया गया राइटर। तो ये किस क्षेत्र से ये रिलेटेड ये पर्सनैलिटी है? ये हैं एक बायोलॉजिस्ट जो कि इनका नाम है सत्यभामा दास बीजू, और ये बायोलॉजिस्ट से मतलब जीव विज्ञानी से ये रिलेटेड हैं जो कि हाल ही में ये न्यूज़ में थे। और ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनको क्या बोला जाता है, द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मतलब इनको पुकारा जाता है। और ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस रेडक्लिफ फेलोशिप इनके लिए मतलब चूज किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें और इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच साइक्लोन हैज हिट म्यांमार एंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द रीजन ऑफ दिस कंट्री, मतलब किस साइक्लोन के द्वारा ये हिट किया गया है म्यांमार इलाके में, जो कि हाल ही में हिट किया गया है। और ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज में मैंने ये पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें दिया गया ए में साइक्लोन मोचा, बी में दिया गया साइक्लोन मयान, सी में दिया गया साइक्लोन मीरा और डी में दिया गया साइक्लोन मोटो। तो ये कौन सा साइक्लोन के द्वारा ये हिट किया गया है? ये हिट किया गया है साइक्लोन मोचा
जो कि हाल ही में म्यांमार इलाके में ये हिट किया गया और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो वो ऑपरेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। रिदम सांगवान हु हैज़ सीन इन द न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट्स, मतलब ये रिदम सांगवान जी है, ये किस खेल से ये संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में रेसलिंग, बी में क्रिकेट, सी में दिया गया शूटिंग और डी में दिया गया हॉकी। तो ये किस खेल से ये संबंधित हैं? ये शूटिंग खेल से ये संबंधित हैं जो रिदम सांगवान जी हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। वेयर इज़ द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री लोकेटेड, मतलब जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो ट्री है, मतलब दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष ये घोषित किया गया है। तो ये किस इलाके में, किस देश में ये सिचुएटेड है? और ये भी मैंने पिछला करंट अफेयर्स का जो वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस बहुत अच्छे से ये किया हूँ, जो कि ये जो ट्री है ये लगभग ये बताया जा रहा है कि 5000 से लेकर 6000 साल पुराना ये ट्री है और अभी भी ये जिंदा है, मतलब ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये किस देश में है? इसमें दिया गया इंडिया, ए में, बी में दिया गया चाइना, सी में दिया गया ग्रीस और डी में दिया गया चिली। तो ये जो ट्री जो है ये चिली का ये पेड़ है, जो कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पेड़ के रूप में इसको घोषित किया गया है और इसका नाम रखा गया मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। उड़ान 5.1 स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, मतलब जो उड़ान 5.1 जो योजना है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो इसमें दिया गया ए में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया उड़ान 5.1 का जो ये स्कीम है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड विच कॉइन टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया है तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपये का सिक्का ये जारी किया गया है? तो इसमें दिया गया ए में RS 50 रुपये का सिक्का, बी 75 रुपया, सी दिया गया 100 रुपया और डी में दिया गया 20 रुपया। तो ये कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया है? ये जारी किया गया है 75 रुपये का सिक्का ये जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बना है उसके अवसर पे। तो ये था दोस्तों पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे मैंने डिस्कस कर दिया। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरे मतलब वीकली करंट अफेयर्स जो है ये प्रत्येक वीक में सैटरडे या फिर संडे, अगर मान लीजिए बाई चांस कभी लेट हो गया तो संडे को वो आपको मिल ही जाएगा पूरे वीक का। और ये जो डेली करंट अफेयर्स 1.5-2 घंटा का जो ये देखा जाता है, जो कि कोई काम का नहीं रहता है, तो इसीलिए ये प्रत्येक हफ्ते में ये लाया जाता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और दोस्तों को बताएं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों।